नमस्कार, बिहार अभियान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नज़ीर अख्तर खान। हर रोज़ लेके आते हैं हम अपना ख़ास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको एंटरटेन करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं और हर रोज़ नए नए गेस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनकी ज़िंदगी के छुए अनछुए पहलू को हम आप तक पहुँचाते हैं। गेस्ट का क्या क्वालिटी है, क्या एजुकेशन है, किस प्रोफेशन से वो जुड़े हैं, वो सारी जानकारियाँ हम देते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। हमने कहा आपको एंटरटेन करते हैं, इसीलिए बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। सुबह का वक्त है, अखबारों की सुर्खियों को लेते हैं हम। अखबारों की सुर्खियों को लेना लाजमी होता है और ख़ास से प्रोग्राम को अगर हम शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं तो एक अच्छे से अनमोल वचन से हम शुरुआत करते हैं ताकि आपकी सुबह जो हो वो पॉजिटिविटी के साथ शुरू हो। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छे से अनमोल वचन से करते हैं। देखिए क्या ख़ास है आज अनमोल वचन। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रमेश्वर सिंह जी, जो कि वाइस चांसलर हैं बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के। सर, आपका हमारे ख़ास कार्यक्रम बिहार अभियान में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रमेश्वर सिंह सर, हम जानना चाहेंगे आप बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके एजुकेशन की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? मेरा जन्म हरियाणा में रोहतक शहर के पास एक गांव में हुआ जी। और मेरी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से ही हुई और हाई स्कूल के बाद मैं शहर के नज़दीक में जो भी कॉलेज था वहाँ से ग्रेजुएशन किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जी। उसके बाद जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो रिसर्च में हमारे कुछ टीचर्स ने हमें काफ़ी उसके बारे में जानकारी दी, मोटिवेट किया कि रिसर्च में जाना चाहिए और साइंटिस्ट भी आप बन सकते हैं। तो मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट से ही पीजी करने की मन में एक धारणा बनी। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ पीजी में और वहाँ से मास्टर्स डिग्री किया। और मास्टर डिग्री माइक्रोबायोलॉजी में करने के बाद एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए जी। तो मेरा ARS में सिलेक्शन हुआ और मेरी पहली अपॉइंटमेंट एज ए साइंटिस्ट 1978 में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में हुई जी। तो वहाँ से ही मैंने फिर इन सर्विस PhD किया। तो मेरी NDRI से मास्टर्स डिग्री है ICR के और ICR के ही इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से PhD की डिग्री है और वहीं मैंने अपना रिसर्च का जो करियर है उसका शुरुआत की और पशु पोषण में काम किया जी और डेयरी सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में काम किया और ICR हेडक्वार्टर पे मीडिया और आउटरीच और पब्लिकेशंस उसके डायरेक्टर के रूप में काम किया। उसके बाद 2017 में मुझे ये अवसर मिला यहाँ आकर के जो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, इसकी एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। तो एक संस्थापक कुलपति के रूप में योगदान करने का मुझे अवसर मिला। बहुत खुशी की बात है जब 2017 में आप बिहार आए और आपको मौका मिला बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, जिसे हम बिहार वेटनरी कॉलेज, और में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिस पे हम बातें करेंगे। लेकिन आपने शुरू में कहा कि रिसर्च में ही जाना हुआ और आपके जो सीनियर थे, टीचर थे आपके, उन्होंने कहा कि आप रिसर्च में ज़्यादा आपकी रुचि है तो आप साइंटिस्ट बनिए। तो उसमें क्या क्वालिटी थी आपकी? मतलब एजुकेशन की तरफ बहुत अच्छे थे आप, या कुछ आपको लगता था कि नहीं नई खोज करनी है मुझे? एज सच जैसे होता है पढ़ाई में मैं हमेशा अच्छे विद्यार्थियों में रहा और हाई स्कूल में भी मैं बोर्ड की मेरिट में था, उसके बाद प्री यूनिवर्सिटी में भी मेरिट में था जी। तो कॉलेज ने हमारे संपर्क किया था जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स थे कि हम उनको फ्री शिप देंगे अपने कॉलेज में और उनका अलग सेक्शन बनाएंगे और उन पर विशेष ध्यान देंगे। तो साइंस में मेरी सबसे ज़्यादा रुचि रही और साइंस के जिस तरह से हम प्रैक्टिकल भी करते थे और काम करते थे तो टीचर्स को लगता था कि ये आइडेंटिफाई करते थे हमें उस तरह का कि आप अच्छा लैब में काम कर सकते हैं और आपकी नई चीज़ों में रुचि है। तो उन्होंने हमें IRI के बारे में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में और ISRO के बारे में, इस तरह की जो रिसर्च की स्टोरीज़ थी वो हमारी कक्षा में वो बताते थे कि कैसे किस किस तरह के वहाँ उपकरण उपलब्ध हैं और किस तरह से जो न्यूक्लियर साइंस है या स्पेस साइंस है या एग्रीकल्चर साइंस है,
इसमें देश को आवश्यकता भी है और इसमें हमारा देश प्रगति कर रहा है, तो इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ट्रेडिशनल है कि हरियाणा में लोग आर्मी में चले जाते हैं या वकील बन जाते हैं या डॉक्टर बन जाते हैं या टीचर बन जाते हैं, तो उन्होंने कहा इससे हट करके आप कुछ और सोचें। तो मैंने जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है दिल्ली में और NDRI करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या हरियाणा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ उन तीनों मौका ढूंढा मैंने, अवसर ढूंढा। और करनाल में सबसे पहले सेशन शुरू होता था तो मेरा मेरिट पे वहाँ सिलेक्शन हुआ और मैं वहीं से अपनी मास्टर डिग्री पूरी की और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। रिसर्च करियर मैंने बहुत एंजॉय किया। जाहिर सी बात है, रिसर्च में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ करने को मिलता है। बिहार वेटनरी कॉलेज की अगर हम बात कर रहे तो सबसे पुराना बिहार का ये कॉलेज है, और यहाँ पे आके क्या चैलेंजेस थे आपके लिए, क्या कुछ किया आपने, उसके बारे में अगर हम बातें कर ले तो। ये एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेजेस में से रहा है जी, और 1927 में ब्रिटिश पीरियड में इसकी स्थापना की गई। उस समय मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश इंडिया का ये 5वां सबसे पुराना कॉलेज है। और यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से, नेपाल से, बर्मा से और बहुत सारे अन्य राज्यों से भी विद्यार्थी आते थे। बंगाल और बिहार और उड़ीसा के लिए तो विशेष रूप से रहा। बंगाल में पहले बना वेटनरी कॉलेज, उसके बाद ये बिहार एंड उड़ीसा के लिए बनाया गया था जी। और जो हमारे विद्यार्थी उस समय बंगाल में पढ़ रहे थे उनको यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों को भी सबको ट्रांसफ़र किया गया। तो ये संस्था जो है अपने चरम पे रही, लेकिन बीच में होता है टाइम, समय के साथ साथ उतार चढ़ाव आते हैं जी। तो 2017 से पहले बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था कॉलेज जी। टीचर्स की भी कमी थी और वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया जो इसकी देखती है, इंस्पेक्शन करती है, वो लोग भी ज़्यादा खुश नहीं थे। मैं बताना चाहूँगा कि उस समय C ग्रेड दे करके गए थे हमारे। अच्छा। और अभी हमारा इंस्पेक्शन हुआ है तो उसमें हमें A+ ग्रेड मिला है। तो बहुत अच्छी बात है, आपकी मेहनत और लोगों की मेहनत, पूरी टीम साथ में काम कर रही है। और जब बुरा लगता है जब आप जहाँ काम करते हैं और आप इंस्पेक्शन के लिए टीम आती है और आप कहीं ना कहीं कुछ कमी निकाल के जाती है तो ख़ुद भी एहसास होता है कि नहीं, मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। अगर आपके आने के बाद अगर A+ ग्रेड दे के गई है तो ये बहुत काफ़ी बड़ा माहौल में परिवर्तन हुआ है। और उसमें जो टीचर्स की कमी थी, जो संसाधनों की कमी थी, लैबोरेटरीज़ में इक्विपमेंट की कमी थी, या हमारे टीचिंग मेथड्स को मॉडर्नाइज़ करने की जो आवश्यकता थी, उसके लिए हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिला। इसके लिए सरकार ने भी बहुत मदद की और केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों से हमें काफ़ी अच्छे ग्रांट्स मिले जी, जिसमें नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट ICR का है, वो हमें 3 साल के लिए मिला और उसमें हमारे फैकल्टी को बाहर विदेशों में ट्रेनिंग लेने का अवसर भी मिला। उसके साथ साथ जो अति आधुनिक हमारे मेथड्स हैं टीचिंग के, टेक्नोलॉजी आधारित, उनको अपनाने का भी अवसर मिला। और कई हमारे पास ऐसी फैसिलिटी हैं जो अन्य कॉलेजेस में अभी तक नहीं आई, अन्य कॉलेज या अन्य राज्यों में नहीं आई हैं। यानी कि मैं वेटनरी कॉलेजेस से ही तुलना करूँगा, जो अन्य प्रदेशों के वेटनरी कॉलेज हैं उसमें अब हमारे अग्रणी कॉलेजेस में इसका नाम आता है। जैसे आपने कहा कि फैकल्टी को बाहर रिसर्च के लिए भेजते हैं या उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है अन्य देश में जाके, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है लोगों के लिए। एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्क कल्चर और मोटिवेशन, बाहर निकलता है कोई भी व्यक्ति तो उसको एक ग्लोबल फीलिंग आती है, उसको मालूम चलता है कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है, वो लोग अपने काम को किस तरह की अहमियत देते हैं या कितनी सुगमता से और सरलता से उन्होंने अपने प्रोसीजर बनाए हैं वर्क कल्चर के अंदर। तो उनको यहाँ अपना करके आगे बढ़ने का एक प्रेरणा मिलती है और सीख कर जो आते हैं उसको अन्य अपने साथियों को भी सिखाते हैं, स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं। और आजकल जो ऑनलाइन हमारा सिस्टम शुरू हो गया है जी, उसमें हम वेबिनार के माध्यम से या दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके आते हैं, उनसे एक लिंकेज बनता है। तो आगे तक के लिए हम उस लिंकेज को जारी रख सकते हैं और उस चीज़ का लाभ ले सकते हैं कि जो एकेडमिक प्रोग्रेस हो रही है, जो एकेडमिक एटमॉस्फेयर है, उसमें लगातार हमारे विद्यार्थियों की, हमारी फैकल्टी की, सबकी रुचि बनी रहे। जी। तो ये प्रोजेक्ट हमारा काफ़ी अच्छा रहा और अभी ये पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, इसके 2-3 फेज़ हैं।
वो पहला फेज़ हमारा संपन्न हुआ है, दूसरे फेज़ में और तीसरे फेज़ में भी हमें और सुविधाएं मिलने की उम्मीद है इसमें। आपका जो स्पेशलाइजेशन था वो डेयरी की तरफ भी माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं यूथ्स के लिए, तो उनका क्या स्कोप है, क्या एक्सपोजर है और किस तरीके से वो इस फील्ड में आ सकते हैं? माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा विषय है जो जिसको कहेंगे कि हर ब्रांच में, हर फील्ड में साइंस के या बायोलॉजी के वो एप्लीकेबल है। तो हम चाहे हेल्थ की बात करें, चाहे प्रोडक्शन की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, प्रोसेसिंग की बात करें, वहाँ ये विषय आता है। ज़्यादातर लोग हम जीवाणुओं को बीमारी से जोड़ते हैं कि रोगाणु ही होते हैं, लेकिन 99% से भी ज़्यादा जो रोगाणु हैं, ये सूक्ष्म जीव हैं, वो हमारे साथी हैं, हमारे लिए लाभकारी। हमारे अपने शरीर में, हमारे आंतड़ियों में, हमारे मुंह में, हमारे नाक में, हमारी स्किन के ऊपर एक नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा होता है, जो अब तो लोग काफ़ी समझने लगे हैं जब से कोविड का टाइम आया है कि इम्यूनोलॉजी और हाइजीन और इन चीज़ों के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, अवेयरनेस आई है। तो प्रोबायोटिक्स को भी लोग समझने लगे हैं कि जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं वो कैसे काम करते हैं। तो मेरा डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, गट माइक्रोबायोलॉजी, प्रोबायोटिक्स, फर्मेंटेड मिल्क्स और माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन, इन फील्ड्स में काम रहा है। और मैंने करनाल में नेशनल कलेक्शन ऑफ डेयरी कल्चर्स एस्टेब्लिश किया था। जितने भी हमारे ये फर्मेंटेड मिल्क्स बनते हैं, जैसे दही है, योगर्ट है, या हमारे चीज़ की वैरायटीज़ हैं, या छाछ है, इनको औद्योगिक स्तर पे बनाने के लिए स्टैंडर्ड कल्चर्स की आवश्यकता होती है, जिनमें एसिडिटी कंट्रोल में रहेगी या एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर उसकी सेटिंग हो जाएगी, ताकि जो रेट ऑफ एसिड प्रोडक्शन है कल्चर के द्वारा वो नियंत्रित हो। और उसी तरह से उसका फ्लेवर उसी कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें सुवास है या वो आपको अपील नहीं कर रहा, तो फ्लेवर जो है वो आपको एकदम पसंद आए इस तरह का। तो दही में जो भीना फ्लेवर होता है वो एक डाईएसिटाइल नामक केमिकल है जो उसमें प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया। साथ में बैक्टीरिया विटामिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं दूध के अंदर। जब दही बनती है तो उसमें ऐड हो जाती हैं कुछ विटामिन्स जो कि बैक्टीरिया द्वारा सिंथेसाइज की जाती हैं। तो ये माइक्रोबियल कल्चर है। घर में तो हम पुराने दही में से आगे स्टार्टर यूज़ करते रहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में अगर एक बैच हमारा फेल हो गया तो पता चला कि 50,000 लीटर दूध हमारा गड़बड़ हो गया। तो इसलिए वहाँ स्टैंडर्ड कल्चर्स की आवश्यकता पड़ती है, मेंटेन करना है। हाँ, तो मुझे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा ये प्रोजेक्ट दिया गया था, जिस समय भारत में ये औद्योगिक स्तर पे उत्पादन का प्रयास किया जा रहा था। तो इंडस्ट्री प्रयास कर रही थी कि हम जो है औद्योगिक स्तर पे कैसे आगे बढ़े, कैसे इसको अपनाएं। देश में इंडिजिनस कल्चर अवेलेबल नहीं थे, तो मुझे ये स्कीम दी गई और उनकी फाइनेंशियल मदद से और उनके कोलैबोरेशन के साथ जो हमने कल्चर आइसोलेट किए, कल्चर डेवलप किए, उन सब की टेस्टिंग एनडीडीबी आनंद में की गई, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के वैज्ञानिकों ने भी की। और जो दोनों पे हमारी सहमति हुई उनको हम इंडस्ट्री में लेकर गए। फिर इंडस्ट्री में हमने उनकी टेस्टिंग की कि इंडस्ट्रियल स्तर पे जो दूध की गुणवत्ता है, जिस तरह का उनका इकोसिस्टम है वहाँ काम करने का, उसके अंदर वो कैसे परफॉर्म करते हैं। और जो तीनों जगह पास हुए उन कल्चर्स को फिर अडॉप्ट करके इंडस्ट्री को दिया गया। और मैं समझता हूँ कि जितने भी कोऑपरेटिव सेक्टर में प्लांट्स थे उनके जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट लैब में थे उन सबको हमने ट्रेनिंग दी कि आप कल्चर कैसे हैंडल करें, कल्चर को कैसे बढ़ाएं, मदर कल्चर कैसे बनाएं और फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को कैसे बनाएं। तो ये टेक ऑफ हुआ और ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बन कर के आया। आज तो विदेशी कंपनियां बहुत आ गई हैं जो रेडीमेड कल्चर्स लेकर के मार्केट में आ गई हैं, और ये पद्धति जो है अब ट्रेडिशनल जो कल्चर प्रोडक्शन था कम, लेकिन सोर्स कल्चर के लिए हमारे इकलौता कलेक्शन है जो एनडीआरआई में करनाल में है। अभी भी वो बहुत अच्छी सुविधा एक हमारे पास बन गई है जिसको आगे ले जा रहे हैं वहाँ के लोग। अच्छा, एक जो कल्चर आपने कहा कि रेडी टू ईट या रेडी टू फूड, जो आजकल जो पैकेट है हम खाते हैं सारी चीज़ें, तो रोज़गार तो बहुत लोगों को मिला ही है, लेकिन क्या नुकसान भी करते हैं ये सारी चीज़ें? नहीं, देखिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी उस पर डिपेंड करता है और उनके लीगल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मैंडेटरी हैं सबके लिए, और उसको टेस्ट रिपोर्ट में मेंटेन करना पड़ता है, सारी चीज़ें रिकॉर्डेड रहती हैं।
तो उस मानक से अगर अलग है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो सेफ्टी के हिसाब से परमिशिबल लिमिट्स होती हैं हर चीज़ की। आप नमक खा रहे हैं तो नमक खाने की भी एक लिमिट है, चीनी खा रहे हैं तो चीनी की भी एक लिमिट है। ये अपने आप में जहर नहीं है, लेकिन ये मात्रा पे निर्भर करता है कि कौन सी चीज़ आपने कितनी खाई। तो प्रिजर्वेटिव्स का भी ऐसे ही है। तो कुछ रेडी टू ईट फूड्स में अब ऐसे हर्डल्स आ गए हैं, जैसे हाई हीट ट्रीटमेंट किया गया और उसके बाद एसेप्टिकली सील कर दिया गया, तो उसमें कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूएसटी मिल्क के पाउच आप देखते हैं, जिस जैसे हम छोटे पाउच में जो लेते हैं टेट्रा पैक जैसा, हाँ, उस तरह का हमें मिलता है, तो उसको हाई हीट ट्रीट किया गया जो है ना 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए एक्सपोज कर दिया गया और इमीडिएटली चिल कर दिया और एसेप्टिकली पैकेज कर दिया गया। तो उसके अंदर कोई केमिकल नहीं है और उसको जब तक ना खोलें तब तक रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। तो जैसे हमने बात करी यूनिवर्सिटी के बारे में, अगर हम अब बात कर ले कि यूनिवर्सिटी के विस्तार के बारे में, तो उसमें आपका क्या योगदान है और क्या अभी और कुछ चल रहा है? हमारे पास 2 महाविद्यालय थे जी, यानी कि बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना में और संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी। ये दोनों शुरू में राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास रहे, पूसा में जो स्थापित है, अभी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई है जी। और वहाँ से ये BAU के पास रहे, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर के पास रहे। लेकिन 2016 में विधेयक पारित किया गया और जो प्रदेश का तीसरा कृषि रोड मैप बना, उसके एक लक्ष्य के रूप में इसको रखा गया कि हम नए पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। और ये विधेयक पारित होने के बाद 2017 जून से विश्वविद्यालय ने अपना कार्य प्रारंभ किया। तो 2 ही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज थे और उसमें एक फिशरीज़ कॉलेज की भी लक्षित किया गया था कि वो हम किशनगंज में स्थापना करेंगे। तो 2018 में हमने जो मात्स्यिकी महाविद्यालय कॉलेज ऑफ फिशरीज़ किशनगंज उसको प्रारंभ किया और ये कॉलेज आज मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत अच्छे एस्टेब्लिश्ड कॉलेज में गिना जाता है। पहला बैच हमारा 2022 में ही अगस्त में पास आउट हुआ है और इस बैच की परफॉर्मेंस ऑल इंडिया लेवल पे काफ़ी सराही गई जी। क्योंकि ICR के जो JRF के एग्ज़ामिनेशन हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप के, उसमें हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सराहनीय रही। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़ एजुकेशन बॉम्बे में जी, वहाँ सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन माना जाता है फिशरीज़ में। वहाँ PG में हमारे 6 बच्चों का एडमिशन हुआ है, जबकि वहाँ बहुत मुश्किल होती है एडमिशन लेना, टफ़ कंपटीशन होता है। इसी तरह हमारे 12 स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट्स हुई है। 24 का ही बैच था हमारा जो पहला बैच निकला है। तो उसमें से उसी के साथ हमने वहाँ पर PG भी शुरू कर दिए 7 विषयों में। तो ये महाविद्यालय अपने पूरी प्रोग्रेस जो सही रोड मैप इसका बना है, रोड मैप के अंतर्गत ये बना था, लेकिन इसका जो निजी रोड मैप है उस पर भी इसकी प्रगति काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी अच्छी है। आगे हम PhD शुरू करने जा रहे हैं इसमें सभी विषयों में PhD भी प्रारंभ कर देंगे। फैकल्टी हमने अच्छी रिक्रूट की है और पर्याप्त संख्या में टीचर्स हैं जो रिसर्च भी गाइड कर सकते हैं, ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, किसानों के साथ भी जुड़े हुए हैं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ साथ विकसित कर रहे हैं। वहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से एक रेफरल लैब के लिए भी हमें अनुदान मिला है, उसकी भी स्थापना की जा रही है। ये डिजीज़ इन्वेस्टिगेशन का काम भी करेगी, वाटर टेस्टिंग का काम भी करेगी और फीड एनालिसिस का काम भी करेगी। तो प्रदेश में ये पहली रेफरल लैब होगी फिशरीज़ के सेक्टर में, जो कि अपनी तरह की एक एडवांस लेबोरेटरी होगी जी। तो इसी तरह से फिर दूसरा हमारे पास वेटनरी का एक ही कॉलेज था पूरे प्रदेश में। तो हमने एक प्रस्ताव दिया था सरकार को कि एक और महाविद्यालय स्थापित किया जाए और मैं आभारी हूँ सरकार का कि उन्होंने इसको स्वीकृत किया और किशनगंज में ही हमारा दूसरा प्रदेश का जो वेटनरी कॉलेज है वो प्रारंभ हो चुका है। उसमें इस साल नामांकन हो जाएगा। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम एक बार वहाँ इंस्पेक्शन के लिए आ चुकी है, लेकिन उनके कई राउंड होते हैं इंस्पेक्शन के। तो मैं समझता हूँ कि हम उसके लिए जो भी संसाधन हैं उनको जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उससे अधिक स्टैंडर्ड्स को हम पहली बार में ही प्राप्त करने में कामयाब होंगे। तो ये 2 महाविद्यालय हमारे नए जुड़ गए हैं। इस तरह से हमारे 2 से 4 महाविद्यालय हो गए और अगर टीचर्स को देखेंगे तो टीचर्स की संख्या भी हमारी डबल हो गई है। जिस समय हमने शुरू किया था उसके मुकाबले आज हमारे पास
करीब 2 गुना संख्या है टीचर्स की उससे, जिसमें सीनियर टीचर्स का ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पे भी हमें सफलता मिली है रिक्रूट करने में, जबकि प्रोफेसर के लेवल पे रिस्पांस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है उसमें कम आता है, थोड़ा कम है। हाँ, लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं एडवांस स्टेज में आने के बाद और एस्टेब्लिश होने के बाद एक जगह पर जी। तो एंट्री लेवल पे हमें बहुत अच्छा टैलेंट मिल रहा है, जिसमें कि फर्स्ट में रिस्पांस काफ़ी बढ़िया, और हम कह सकते हैं कि आपका इसमें बहुत अहम भूमिका आपकी है इसमें। देखिए, रिसर्च के ऊपर हमने फोकस किया काफ़ी, तो जो नई फैकल्टी हमारी आई हैं उनको हमने सबको देखा है कि उनको रिसर्च के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए। तो जो हमें केंद्र से कॉम्पिटिटिव ग्रांट्स हैं वो हमारे ये फैकल्टी मेंबर्स लेकर के आए, ये एक बहुत बड़ी सफलता उनको मिली है। इसमें नेशनल एग्रीकल्चर साइंस फंड है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, भारत सरकार का नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, और दूसरे जो आईसीआर की नेटवर्क स्कीम्स और आईसीआर के ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इस तरह का एक नेटवर्क है जो नेशनल लेवल पे और फंडिंग है, उसको लेने में हमारी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जो हैं वो सफल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में और भी कॉम्पिटिटिव ग्रांट्स हमारे साइंटिस्ट ले पाएंगे, और जैसे एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी में हमने सफलता प्राप्त की है, पोल्ट्री में हमने अच्छा काम किया है, वन हेल्थ का एक सेक्टर है जो आगे उभरता हुआ सेक्टर है, जिसमें कि एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, प्लांट हेल्थ, एनवायरनमेंट हेल्थ और सॉइल हेल्थ, ये सब जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि स्वस्थ हम तभी रहेंगे जब हम स्वस्थ भोजन लेंगे, स्वस्थ वायु लेंगे, स्वस्थ पानी लेंगे, और हमारे जो फूड एनिमल्स हैं, हमारे जो वर्क एनिमल्स हैं, हमारे पेट एनिमल्स हैं, उनसे जो बीमारियां आदान प्रदान करते हैं हम लोग, जिनको हम जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जो संक्रामक रोग हैं, मैं बताना चाहूँगा कि उनमें से 70% रोग ऐसे हैं जो म्यूचुअली ट्रांसफरेबल हैं, यानी कि पशुओं में भी पाए जाते हैं और पशुओं से मनुष्य में आ सकते हैं, मनुष्यों से पशुओं में जा सकते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है जिसको हम एमर्जिंग डिजीज़ बोलते हैं या री एमर्जिंग डिजीज़ बोलते हैं, कुछ ट्रांसबाउंड्री डिजीज़ बोलते हैं कि जो बाहर नोटिस आ रही हैं और बाहर से आने का जिनका खतरा रहता है। तो इस तरह से सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग इनकी आवश्यकता है। तो हम एक हाई लेवल की एडवांस डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब का प्रस्ताव भी लेकर आए हैं सरकार के पास, और मैं आशा करता हूं कि ये प्रस्ताव भी हमें मंजूर होगा। और भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ा रहे हैं, पोल्ट्री के लिए भी हम ब्रीडिंग स्टेशन शुरू कर रहे हैं, गोट के लिए ब्रीडिंग स्टेशन शुरू कर रहे हैं, और बफलो के लिए अलग से शुरू कर रहे हैं, इसी तरह पिगरी के लिए भी शुरू कर रहे हैं, ताकि जो एडवांस हाई जेनेटिक मेरिट का जो जर्म प्लाज्म है उसको हम प्रदेश में इजीली अवेलेबल करा सकें। अच्छा, यूनिवर्सिटी से अगर हटके में बातें करूँ, अब अगर रोज़गार को लेके लोगों में पोल्ट्री फार्म है, डेयरी प्रोजेक्ट है, वो कैसे आप लोगों को अवेयर करते हैं, उसमें क्या आप लोगों का योगदान रहता है कि आप ये काम शुरू करें, इसमें ये आपकी ये प्रोडक्टिविटी होगी, इसमें आपको ये मफाद होगा, मीन्स फ़ायदा होगा? देखिए, अल्टीमेटली किसी भी संस्था का उद्देश्य है विकास जी, और वो मानव संसाधन के रूप में जो हम विकास कर रहे हैं उसका आगे चल कर के क्या उपयोग हो और वो किस तरह से हमारे ज्ञान वर्धन में सहायक हो, जिससे कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमी है, रोज़गार है, न्यूट्रिशन है, उसको प्रोत्साहन मिले, उसको बढ़ावा मिले। तो देहात के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कृषि पर हमारी इकोनॉमी आधारित है, लेकिन कृषि में जो जोत है हमारी, उसका साइज़ है, वो उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तो छोटे किसान, मझले किसान, बड़े किसान, हम इस तरह से वर्गीकृत करते हैं, लेकिन पशुधन का ऐसा है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं है जी। तो ये लैंड होल्डिंग आपके पास कम हो तब भी आप पोल्ट्री का काम कर सकते हैं, गोट का काम कर सकते हैं, आप डेयरी का काम कर सकते हैं। और इसमें देखने में यह आया कि जो वृद्धि दर है हमारी इस समय इकोनॉमी की, वो एनिमल लाइव स्टॉक सेक्टर में सभी कंपोनेंट्स में इंक्लूडिंग फिशरीज़, वो कृषि और बागवानी, परंपरागत कृषि और बागवानी से कहीं अधिक। वहाँ 2, 3, 4% से ज़्यादा नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ 6 से 10%, 15% तक जा रही है। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ख़ास तौर से ये देखा गया है कि डेयरी और लाइव स्टॉक और पोल्ट्री और फिशरीज़, इनमें ज़्यादा दम है। इसमें जो वृद्धि दर नोटिस की गई है ज़्यादा है, और जिस तरह की इनकम नोटिस की गई है, और जो हाई क्वालिटी प्रोटीन है
क्योंकि एनिमल प्रोटीन जो हम चाहे दूध हो, चाहे मीट हो, चाहे अंडा हो, चाहे फिशरीज़ हो, इसके अंदर जो प्रोटीन की गुणवत्ता है, अमीनो एसिड्स की गुणवत्ता है, विटामिन्स का है, उनका हमारे पोषण में एक अहम रोल है। तो इसको बढ़ावा देना हमारे कुपोषण को एड्रेस करता है, गरीबी को एड्रेस करता है, और इसके साथ बहुत सारी तरह के रोज़गार जुड़े हुए हैं जिनमें हम प्रशिक्षण देते हैं। मैत्री एक कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जो वर्कर्स हैं हमारे, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं जी। तो वो फील्ड में जा कर के अपना इससे आजीविका चला रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। मैं फील्ड में जो लोग हमारे से ट्रेनिंग लेकर के गए हैं उनसे फीडबैक भी लेता हूँ, उनसे टच में भी रहते हैं हमारे प्रोफेसर जो हैं। हाँ जी, और उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, कई बार हम सीधे उनसे बातचीत करने का, रूबरू होने का भी अवसर मिलता है। तो मुझे बड़ा संतोष है कि ये इस तरह का उत्साह जो है युवाओं में है, और कई लोग उसमें डेयरी में आगे आए हैं, कुछ लोग बटेर का काम भी शुरू किया है, कुछ लोगों ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी शुरू किया है, और इको टूरिज़म करने वाले भी कुछ भाई आगे आए हैं जिन्होंने इको टूरिज़म में, एग्रीकल्चर टूरिज़म में पैसा लगाया है, और डिफरेंट स्पीशीज़ के जैसे बर्ड्स रखे हैं 6-7 तरह के, जो हमारे वन राजा और कलर बर्ड हैं, या हमारे हाई एग यील्डिंग जो लेयर बर्ड्स हैं, दूसरे साथ में टर्की और गिनी फाउल और बटेर और इवन डक्स, ये भी वहाँ पर रखे हैं। तो जो बच्चे आते हैं या लोग देखने आते हैं, घूमने आते हैं, उनको भी इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि किस तरह के बर्ड्स की विविधता है और वो उनका बिहेवियर कैसे है, कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो और साथ साथ फिशरीज़ का है, फिशरीज़ में तो बहुत संभावनाएं हैं, और आगे चल कर के प्रोसेसिंग सेक्टर में जो है ना बहुत एक ओपनिंग होने वाली है, क्योंकि जो नए हमारे अब फैमिलीज़ में सिस्टम आ रहा है कि सब वर्क कल्चर ऐसा है, घर में हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो उनको जो अपनी रसोई में समय लगता था और चीज़ों में समय लगता था, वो अब उसकी कमी महसूस होती है। तो जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो उसमें कट करते हैं उनका टाइम, और सुविधा होती है। पोल्ट्री में मैं समझता हूँ कि अभी 25% है, तो ये 50% होने जा रहा है अगले कुछ टाइम में। डेयरी में अगर 45% है तो ये 70% होने जा रहा है, और हमारी जो क्षमता का विकास हुआ है प्रोसेसिंग का डेयरी में, वो ये दर्शाता है कि किस तरह से उत्पादन में भी को ड्राइव करता है, उसको कैसे बढ़ाता है, क्योंकि आगे एक मार्केट खुलती है, और ईजी मार्केट जिसके लिए है उसका उत्पादन करने में लोगों को सीधे लाभ दिखाई पड़ता है। तो यही चीज़ हमारे फिशरी में, पोल्ट्री में होने जा रही है। प्रदेश में बहुत बड़ी डिमांड है, फिशरीज़ की बहुत अच्छी डिमांड है, पोल्ट्री की भी अच्छी डिमांड है, इस तरह से मटन की तो बहुत ही अच्छी डिमांड है। उसका रेट भी मैं समझता हूँ कि पूरे देश में एक अच्छी जो कीमत मिल जाती है उन राज्यों में से हम हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारे युवा हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और अगर वो प्रशिक्षण लेकर के इसमें जाते हैं तो उनको फीड का भी आइडिया है, उनको हेल्थ का भी आइडिया है, उनको मैनेजमेंट का भी आइडिया है, और उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं उनसे हम टच में रहते हैं, उनसे लगातार संपर्क बनाए रखते हैं कि आपको कोई दिक्कत आए तो आप बताइए। तो मैं चाहूँगा कि और भी युवा जो भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमसे संपर्क करें। हमारे प्रसार शिक्षा निदेशालय है, वहाँ पर संपर्क करें, या हमारे बिहार वेटनरी कॉलेज के डीन से संपर्क करें, या किशनगंज में जो डीन हैं हमारे फिशरीज़ के और वेटनरी के, उनसे बात करें, या हमसे बात करें। तो ये बहुत सारे अवसर के बारे में हम उनको बता सकते हैं, और इस तरह की प्रशिक्षण और ट्रेनिंग्स हम आत्मा के माध्यम से, KVK के माध्यम से, और अपने डायरेक्ट निदेशालय के माध्यम से करते हैं। बीच में अगर बात कर ले कि अगर आपने शुरुआत करी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की बात कर ले, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है जो स्टूडेंट्स के लिए काम आते हैं, फार्मर्स के लिए काम आते हैं, तो उन लोग उस पर भी आप लोगों ने काम करा है, और किस टेक्नोलॉजी देखिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। एजुकेशन का पूरे जो डायमेंशंस हैं, पेडागोगी है, जो उसमें काफ़ी बड़ा चेंज आ रहा है, और अब हम पहले से बने हुए वीडियोस अगर रखते हैं अपने पास, वो स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराएं तो उससे लर्निंग बार बार उसको देख सकता है, उसमें अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। कोरोना के टाइम में जो ऑनलाइन क्लासेस हुई, तो हमने सुनिश्चित किया कि उनकी सबकी रिकॉर्डिंग हो,
और रिकॉर्डिंग करने के बाद वो हर लेक्चर को अपलोड किया जाए हमारे चैनल पे। तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमने ये काम किया और आज हमारे 1700 से अधिक जो लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वो हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। और ये देश के सबसे बड़े चैनल्स में से एक है जो शिक्षा, वेटनरी एजुकेशन से रिलेटेड है जी। मैं नहीं समझता कि शायद किसी और यूनिवर्सिटी ने इस तरह का प्रयास किया हो, उनकी इस तरह की संख्या नहीं है। हमने बात कर रही रोज़गार के बारे में, बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के ऊपर, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एडमिशन को लेके जी, यूजी प्रोग्राम है आपका, पीजी प्रोग्राम है, कैसे उन लोगों का दाखिला होता है, किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं, बहुत से बच्चे अवेयर नहीं होते, तो उन सारी चीज़ों पर हमारे यहाँ जो एडमिशन प्रोसेस है वो जैसे पहले बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए भी होती थी और अब भी हो रही है, वो BCEC बोर्ड के माध्यम से ही होती है जी। और BCEC बोर्ड पहले अपनी परीक्षा करता था, लेकिन अभी जो है ICAR की परीक्षाएं हैं या नीट की परीक्षा है, वहाँ से स्कोर लेते हैं और इनका एडवर्टीज़मेंट निकलता है। तो डायरेक्ट जो काउंसलिंग है वो BCEC बोर्ड कराता है और सभी सीटें हमारी वहाँ से भरी जाती हैं। पीजी के लिए हम लोग डायरेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें भी हम ICAR की मेरिट लेते हैं। ICAR एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कराता है जी। तो हमने अपना एग्ज़ाम का बर्डन अपने पास नहीं रखा हुआ, उसमें हमें भी सुविधा है और उससे एक मेरिट भी इंश्योर होती है कि जो बच्चे आ रहे हैं उनकी जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है, वो हमें मिलेगी। एक ख़ास तौर से मैं बताना चाहूँगा कि जो अफोर्डेबिलिटी है हमारी, यानी कि समावेशी शिक्षा, उसमें हम अग्रणी हैं कि हमारे यूजी में भी जो स्टाइफंड कहते हैं या स्कॉलरशिप कहते हैं, फ़ीस तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अगर फ़ीस हमारी 2000 एवरेज लगाई जाए पर मंथ तो 24,000 रुपये साल का खर्चा आता है करीब करीब फीस का। और देखा जाए तो 2,000 रुपये हम स्टाइफंड देते हैं और 6,000 रुपये का एक कंटीजेंसी मिलता है साल में, जो कि पुस्तकों के लिए और दूसरे सामान के लिए उनको दिया जाता है। तो 30,000 रुपये हम पे कर रहे हैं और जबकि 24,000 के आसपास फीस है। तो यूजी के प्रोग्राम्स के लिए, ये यूजी के लिए हो गया। इस तरह का और राज्यों में नहीं है, ये हमारे राज्य की पहल है। वहाँ पर है कुछ मेरिट स्कॉलरशिप हैं, मैं नहीं समझता कि इस तरह का फुल फ्लेज्ड स्टाइफंड जो है प्रत्येक विद्यार्थी को कहीं दिया जाता है। दूसरा, पीजी में हमारे यहाँ मास्टर डिग्री के लिए फेलोशिप शुरू किया गया है 7,650 रुपये। इसी तरह डॉक्टरेट के लिए, PhD के लिए जो है 12,000 रुपये की फेलोशिप शुरू की गई है, जो कि सभी विद्यार्थियों को मिलेगी। तो इसमें खास जो लाभ हमें मिलेगा वो ये है कि पीजी की तरफ बच्चे अट्रैक्ट होंगे और जब तक यूनिवर्सिटी में रिसर्च का माहौल नहीं होगा, PhD का माहौल नहीं होगा, हमारी लैब में जो स्टैंडर्ड्स हैं वो विकसित नहीं होंगे और रिसर्च की जो ट्रेनिंग हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं आगे साइंटिस्ट बनाने के लिए, अच्छे टेक्निकल प्रोफेशनल बनाने के लिए, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारी इंक्लूसिवनेस जो है इसमें बहुत स्पष्ट है और ये इसी वर्ष से शुरू हुआ है, पिछले साल से शुरू हो गया है 2022 से। BVSC के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिलती है, फाइनल ईयर में जब इंटर्नशिप का करते हैं तो उनको ऑनरेरियम देते हैं। तो वो भी पहले 5,000 रुपये था, 15,000 रुपये उसको रिवाइज करके कर दिया है एक बार। अपने ही बच्चों को अपने ही कॉलेज में जो इंटर्न हैं, हाँ, वो अच्छी खासी फीस मतलब मिल जाते हैं, साल भर का इंटर्नशिप उनका रहता है। और डेयरी प्लांट्स में भी बच्चे काम करते हैं जो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी से हैं, उनको भी उसमें ऑनरेरियम मिलता है। तो इस तरह से शिक्षा में हमारे, मैं नहीं समझता कि पैसे की वजह से कोई बच्चा ना पढ़ पाए। पैसे कम है, सपोर्टिव, वो बहुत सपोर्टिव रोल है, लेकिन हमने एकेडमिक स्टैंडर्ड पे विशेष ध्यान दिया है। क्लासेस रेगुलर होती हैं। अमूमन तौर पर कि बच्चे बहुत बंक करते हैं, क्लासेस नहीं करते और कभी क्लासेस कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। तो आपके आने के बाद हमने ऑनलाइन जो है ना इसको मॉनिटरिंग किया है पूरा जी। और जिस दिन क्लास होती है उसी समय रियल टाइम में उनकी अटेंडेंस मार्क होती है, जो सिस्टम के अंदर मार्क हो जाती है, जिसको कोई टीचर चेंज नहीं कर सकता, कोई डीन चेंज नहीं कर सकता। तो उसी के अंदर जो नियम अनुसार 75% या 85% की जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट जब पूरी होती है तो वो मशीन से ही कंट्रोल होता है। सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे हैं। तो जो हमारा ERP सॉल्यूशन है वही गाइड करता है और ये बच्चों की भी समझ में आ गई, टीचर्स की भी समझ में आ गई और इसकी अवेयरनेस हम करते हैं और ये पूरा सिस्टम बच्चे देखते रहते हैं कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, तो उनका शॉर्टफॉल ना हो कोई। तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है।
और जब अटेंडेंस पूरी हो रही है, लेक्चर अच्छे से हो रहे हैं, तो परीक्षाओं में भी बच्चों को अच्छा लग रहा है, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। हमारे बच्चों ने ICAR के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। ख़ासतौर से हमारे वेटनरी और फिशरीज़ के स्टूडेंट्स का वहाँ पर बहुत अच्छा सराहनीय परिणाम रहे हैं। और देश के जो अग्रणी संस्थान हैं उनमें PG में भी उनके एडमिशन हुए हैं। तो मेरा प्रयास है कि अब हम हर कॉलेज में सभी विषयों में PG डिग्री और सभी में PhD डिग्री ये लगातार शुरू करें। वेटनरी कॉलेज में हमारे सभी विषयों में PhD हो गई है जी, टोटल, जो पहले नहीं था, कई साल से बंद हो गया था, बहुत कम था। PG में भी बहुत कम संख्या थी, उसमें भी बहुत कई गुना बढ़ोतरी हुई है। और जैसे मैंने फिशरीज़ में बताया कि वहाँ भी हमने मास्टर डिग्री शुरू कर दिया है। डेयरी में जो SGIDT है वहाँ स्टाफ की कमी थी, हमने अभी वहाँ पर भी और स्टाफ को रिक्रूट किया है, नए टीचर्स आए हैं, नए प्रोफेसर आए हैं, तो वहाँ भी सभी विषयों में अब हम PG शुरू कर रहे हैं। मतलब आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बहुत लाभ मिल रहा है। और जो स्टूडेंट मतलब अवेयर नहीं थे, अब उनको कहीं ना कहीं है कि भाई मुझे क्लासेस करना है, 75% अटेंडेंस मस्ट है, उसके बिना ना मेरी कोई पैरवी चलेगी, ना मेरा कोई काम होने वाला है। और वो जो लेक्चरर देते हैं या प्रोफेसर जो होते हैं, जो बच्चों का क्लासेस लेते हैं, उन्हें भी पढ़ाने में मज़ा आता है जब बच्चे दिखते हैं। तो टेक्नोलॉजी की मदद से ये बहुत ईजी हो गया, बहुत ईजी हो गया। इसी तरह जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है स्टाफ की, प्रोफेसर्स की, टीचर्स की, वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस हमारे दिमाग में रहे, मुझे जाना है। और वो तो उसके अतिरिक्त भी जो एक इकोसिस्टम में प्रभाव पड़ा पॉजिटिव, तो बच्चे भी, फैकल्टी भी, सब लोग बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि वो अब जुड़ गए हैं देश में के विभिन्न तंत्रों से जुड़ गए हैं। हमने MOU किया है, कम से कम भी 10-15 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा MOU है देश विदेश में, और कई अच्छी अग्रणी संस्थाओं के साथ हमारा MOU है, ICAR के साथ MOU है। वहाँ से हमें काफ़ी अच्छी सहायता मिल रही है। हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं उनके साथ में, रिसर्च में, टीचिंग में। हमारे इंटर्नशिप के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरी संस्थानों में जाकर के काम कर रहे हैं, फार्मों पे काम कर रहे हैं, फीड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे आयाम हैं, और इससे उनको अपने जो रोज़गार के पोटेंशियल हैं, जो अवसर हैं, जो उनका पता लगता है कि हम कहाँ कहाँ और काम कर सकते हैं। तो अब केवल सरकारी नौकरी की तरफ देखने वाला जो हमारा अप्रोच थी वो परिवर्तित हो रही है। लोगों में ज़हन में ये बातें होती है कि हम अगर हमने पढ़ाई करी है, अगर अच्छा स्ट्रीम है हमारा, तो हमें गवर्नमेंट में ही जाना है। तो अब कहीं ना कहीं रोज़गार की संभावनाएं इतने सारे बन गए हैं, एक्सपोजर मिलता है लोगों को, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो वो बेहतर है उन लोगों के लिए। बच्चे आ रहे हैं आगे, उसमें से कि कोई अपनी क्लिनिक सेटअप कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अब वेटनरी में जो क्लिनिक्स का काम है उसमें एक अच्छा वायबिलिटी आ गई है। जैसे बड़े शहरों में तो ख़ास तौर से जो हमारे कंपेनियन एनिमल्स हैं, पेट एनिमल्स हैं, उनकी प्रैक्टिस काफ़ी अट्रैक्टिव है। फार्मर्स के पास भी अब बड़े कीमती जानवर हैं, वो भी उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं, तो वहाँ पर भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं यूथ्स को, स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? देखिए, लाइफ स्टॉक सेक्टर एक सनराइज सेक्टर है, फिशरीज़ और लाइफ स्टॉक दोनों, और इसमें तकनीकी ज्ञान, शिक्षा और प्रशिक्षण, इसके माध्यम से अनेक संभावनाएं खुलती हैं। इन अपार संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए इसमें जिस स्तर पे भी जुड़ना चाहिए, चाहे प्रशिक्षण हो छोटी अवधि का, चाहे फॉर्मल एजुकेशन हो, उसके लिए सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। और बच्चे आगे आएँ, युवा लोग आगे आएँ, या जो किसान भाई हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो आगे आएँ। हम उनकी तकनीकी तौर पे पूरी हैंड होल्डिंग करेंगे और उनको जितने भी अवसर इसमें बनते हैं वो प्रदान करने में पूरी सहायता करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें करी, बहुत कुछ समझाया। हमारे स्टूडेंट्स जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, या फार्मर जो प्रोग्राम को देख रहे होंगे, बहुत एक अच्छा मैसेज दिया आपने कि इस फील्ड में बहुत सारे एक्सपोजर हैं, अच्छा काम कर सकते हैं आप, और अपना फ्यूचर भी आप बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, हमारे ख़ास प्रोग्राम बिहार बयान के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दर्शकों, आज हमारे साथ वाइस चांसलर डॉक्टर रमेश्वर सिंह सर थे, जिन्होंने बताया कि डेयरी प्रोजेक्ट में या बहुत सारे फिशरी में और
जो एनिमल है, बिहार वेटनरी कॉलेज है, क्या कोर्सेज है, किस तरह से यूजी और पीजी प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं, स्टाइपेंड से लेके इंटर्नशिप तक और रोज़गार तक की बातें आप तब लोगों को बताइए कि इस फील्ड में अच्छा एक्सपोजर है, आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और एकेडमिक क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या बच्चों का रुझान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है इस फील्ड में। और अटेंडेंस तक की बात कही उन्हें कि पहले लोगों का रुझान कम था, फैकल्टी कम थी और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी थी। अब टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है जिसकी वजह से लोग पढ़ते भी हैं, अटेंडेंस भी फुलफिल करते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा रिस्पांस करते हैं और अच्छे जगह उनका प्लेसमेंट हो रहा है और अच्छे रोज़गार की संभावनाएं बढ़ रही है। दर्शकों, अब वक्त तो चला आपसे अलविदा कहने का, लेकिन उससे पहले हम आपसे कहते हैं कि उठाइए कलम और कागज़, क्योंकि हमारा पता नोट करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, आपका प्यार इस प्रोग्राम के साथ बरकरार है कि नहीं, क्योंकि आपके ख़त और आपके मेल के माध्यम से हमें पता चलता है कि आपका प्यार हमारे इस प्रोग्राम और डीडी बिहार के साथ लगातार बरकरार बना हुआ है। इसे नोट कीजिए। हमारा पता है निर्देशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 80001। हमारा ईमेल आईडी है director ddkpatna@gmail.com।